बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 6 से 7 अप्रैल 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं, आपको बता दूं, बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये श्रृंखला आपके लिए उपयोगी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस श्रृंखला को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में सफलता मिलेगी। और एक बार पुनः आप सभी छात्रों को बता दूं कि इस सीरीज का यानी कि डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है, इसका सभी पीडीएफ आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर निःशुल्क मिल जाएगा। एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं पर आपको तमाम पीडीएफ डेली करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। यह प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। प्रश्न था कि हाल ही में किस तिथि से बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है। बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी देते हुए हमने आपको बताया था कि 1 अप्रैल 2023 से ये चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ है बिहार में। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध मरचा चावल जो कि काली मिर्च की तरह ही दिखने वाला एक चावल का किस्म है, जिसे कि भी हाल ही में जीआई टैग अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह चावल अपने सुगंधित स्वाद और सुगंधित चूड़ा बनाने के लिए प्रसिद्ध है अपने क्षेत्र में। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि बिहार में इसकी जो खेती होती है कहाँ होती है। आपको ध्यान रखना, इस चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बिहार का पश्चिमी चंपारण जिला है और ये पश्चिमी चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड में मुख्य रूप से या फिर कह सकते हैं इसका मुख्य उत्पादक क्षेत्र है, जिसको कभी हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया केंद्र सरकार की तरफ से। और जीआई टैग की बात है तो जीआई टैग के बारे में कई सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, जैसे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जीआई टैग से संबंधित, ये कितने वर्षों के लिए दिया जाता है। तो हमने कई बार बताया कि जीआई टैग जो किसी उत्पाद को मिलता है वो 10 वर्षों की अवधि के लिए ही मिलता है और 10 वर्ष की अवधि के बाद पुनः से इसका रजिस्ट्रेशन करा के दोबारा से जीआई टैग लिया जा सकता है। यानी जो इसकी निर्धारित अवधि होती है ये 10 वर्ष ही होती है। अर्थात किसी भी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है वो 10 वर्ष की अवधि के लिए मिलता है। चूंकि यहाँ पर बात हो रही थी पश्चिमी चंपारण की, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये चनपटिया प्रखंड पश्चिमी चंपारण में है। आप यहाँ पर बिहार वाले मैप पर पश्चिमी चंपारण की स्थिति को देख सकते हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है जो कि आपको ध्यान रखना है, बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व ये पश्चिमी चंपारण में है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और पश्चिमी चंपारण की जो सीमा है यानी कि जिला की जो सीमा है ये 2 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। एक तो है पूर्वी चंपारण, दूसरा गोपालगंज। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिहार के टाइगर रिजर्व की, जो कि एकमात्र टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और यहीं पर 1 नवंबर से आपको ध्यान रखना 1 नवंबर 2022 से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। ये जानकारी हमने आपको दिया था। और राज्य सरकार ने भी हाल ही में घोषणा किया कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है ये कैमूर में बनेगा। यहाँ पर कैमूर जिले की स्थिति को आप देख सकते हैं। अभी हाल ही में जो बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ था वहां पर एक प्रश्न पूछा गया था कि पटना जिला की सीमा कितने अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आपको हमने जानकारी दिया था कुल 9 जिले हैं जो कि पटना अन्य 9 जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो इतनी सारी जुड़े हुए फैक्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। वर्तमान समय में बिहार में प्रमंडलों की बात करें तो 9 प्रमंडल है और इन 9 प्रमंडल के अंतर्गत कुल मिला के जिलों की संख्या 38। तो ये सारी बातें ध्यान रखें। और इन 9 प्रमंडल में से जो सबसे छोटा प्रमंडल है वो है भागलपुर प्रमंडल, और भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो जिलों की संख्या है ये केवल 2 है, भागलपुर और बांका। तो ये चीज़ें भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ पर मैप से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, चूंकि बात हो रही है बिहार की, तो बिहार से जो भी जुड़े हुए फैक्ट है, जो भी बेसिक से फैक्ट है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में बने हैं प्रश्न। लेकिन जो नया इसमें अपडेट हुआ है वो जानकारी यहाँ पर आपको दे दूँ, पुनः आपका रिवाइज हो जाएगा। आपको ध्यान रखना अभी हाल ही में बिहार का नया राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर बने हैं। ऐसे में आपको ध्यान रखना राजेंद्र विश्वनाथन अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल है। साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये भी है कि राजकीय पक्षी बिहार का क्या है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार का राज्य का पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, जिसका थीम था आई लव स्पैरो। आप यहाँ पर जो तस्वीर में देख रहे हैं, 2 स्वास्तिक और बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है और भारत वाले मैप पर ये बिहार की स्थिति है। बिहार की चौथी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार से जुड़े हुए बेसिक फैक्ट में एक जगह आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि बिहार का राजकीय फूल क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना, मैरीगोल्ड अर्थात गेंदा बिहार का मौजूदा समय में राजकीय फूल है। तो बिहार से जुड़े हुए इतने सारे बेसिक से फैक्ट है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे बिहार के उत्पादों के बारे में, वैसे उत्पाद जिसे कि जीआई टैग मिल चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित तौर पर प्रश्न बन सकते हैं। हो सकता है कि इंटरव्यू तक ये आपकी मदद करे, इंटरव्यू में भी यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। इसके तहत आपको जानकारी दे दूं कि बिहार को अब तक 3 कैटेगरी में जीआई टैग मिल चुका है और इन 3 कैटेगरी की बात करें तो खाद्य पदार्थ, हस्तकला और कृषि, इन तीनों को यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चूंकि बात करें हम यहाँ पर खाद्य पदार्थ की, तो सिलाव खाजा पहला उत्पाद था इस कैटेगरी में जिसे कि जीआई टैग मिला था। वहीं पे हम बात करें हस्तकला की, तो कुल मिला के 5 हस्तकला को बिहार से जीआई टैग मिल चुका है। इनमें से 5 को आपको ध्यान रखना है, सुजनी कढ़ाई, सिक्की ग्रास, मधुबनी पेंटिंग, अल्पिक या फिर खटवा और भागलपुरी सिल्क, ये 5 उत्पाद है। हस्तकला की बात होगी तो आपको ये 5 को यहाँ से ध्यान रखना है। जबकि बात करें हम यहाँ पर कृषि उत्पाद की, तो शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम, मघई पान और मिथिला मखाना, साथ साथ अभी हाल ही में मरचा चावल, ये भी कृषि उत्पाद ही है जो कि अभी हाल ही में बिहार से जीआई टैग प्राप्त करने वाला इस कैटेगरी में, यानी कि कृषि कैटेगरी में, तो ये 6ठा उत्पाद हो जाएगा। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि भारत के किसी भी उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है, ये 1999 के एक्ट के ही आधार पर दिया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर यह है कि इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु का कानूनी अधिकार उस राज्य या फिर संबंधित क्षेत्र को दिया जाता है जो कि उस मतलब उत्पाद से या फिर उस वस्तु से संबंधित होता है। किसी वस्तु को जो जीआई टैग मिलता है, जीआई टैग मिलने से उस वस्तु को एक अलग पहचान मिलती है, उसकी इंटरनेशनल मार्केटिंग भी आसान हो जाती है। और यहाँ पर हमने हाल ही में जो मरचा चावल को जीआई टैग मिला है, आपको इसी बारे में जानकारी दिया है कि मरचा चावल 2023 में जीआई टैग प्राप्त करने वाला बिहार से 6ठा कृषि उत्पाद है। चूँकि बात हो रही है यहाँ पर कृषि की या फिर कृषि उत्पादों की, तो ऐसे में एक अहम जानकारी हमने यहाँ पर शामिल किया है कृषि कर्मण पुरस्कार के बारे में। अब तक बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। दरअसल इसके तहत आपको ध्यान रखना है, बिहार को पहली बार कृषि कर्मण पुरस्कार वर्ष 2011-12 में चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं और फिर 2015-16 और 16-17 में मक्का और फिर 2017-18 में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए दिया गया था। और कृषि की बात हो रही तो ऐसे में अभी हाल ही में जो बिहार बजट पेश किया गया 2,61,885 करोड़ रुपये का वित्त मंत्री विजय चौधरी के द्वारा, तो इसके तहत कृषि विभाग के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बिहार बजट के अंतर्गत ये सारी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। ये आंकड़े यहां से ध्यान रखेंगे, 3,639 करोड़ रुपए की राशि कृषि विभाग के लिए आवंटित किया गया है इस वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए। चूंकि बिहार बजट की बात हुई तो बिहार बजट से संबंधित एक वीडियो हमने चैनल पर अपलोड किया है। आप इस वीडियो को चाहें तो बीपीएससी मेकर ऐप पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं और साथ साथ निःशुल्क पीडीएफ फाइल भी बिहार बजट का वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में लिखित पुस्तक, इस पुस्तक का नाम है राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, का विमोचन किया गया। बताएं कि इस संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जब भी इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बने तो आपको सारे विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो एक एक करके हम यहाँ पर सभी विकल्पों को पढ़ते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, क्योंकि हमें सत्य कथन की ही पहचान करना है। तो इसमें हमारा पहला विकल्प है कि इसका विमोचन, यानी कि इस पुस्तक का विमोचन राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना, ये कथन बिल्कुल हमारा सत्य है। यहाँ पर हम आगे के भी मतलब विकल्पों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है एक से अधिक विकल्प सही हो। अगर एक से अधिक विकल्प सही होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारा अगला पॉइंट है कि इसके लेखक हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी या फिर लेखिका है डॉक्टर उषा विद्यार्थी, ये भी कथन सत्य है। अगला हमारा पॉइंट है कि उषा विद्यार्थी एक कांग्रेसी नेता है, ये कथन हमारा असत्य है। जबकि बात करें हम अगले पॉइंट की तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के 41वें राज्यपाल हैं, तो ये भी कथन यहाँ पर सत्य है। तो कुल मिला के 3 कथन यहाँ पर सत्य है, 3 विकल्प यहाँ पर सत्य है। तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से फाइनल आंसर बनेगा उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात ऑप्शन नंबर ई, यानी कि विकल्प नंबर ई यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में या फिर इसके एक्सपेंशन के बारे में विस्तार से बात करें तो हाल ही में लिखित पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर की लेखिका भारतीय राजनीतिक डॉक्टर उषा विद्यार्थी है। यानी कि इस पुस्तक की बात करें, पुस्तक का नाम है राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर। इस पुस्तक की लेखिका है डॉक्टर उषा विद्यार्थी। अभी हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन बिहार के 41वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया, जो कि आपको ध्यान रखना कि बिहार विधान परिषद के सभागार में ही इसका विमोचन किया गया। जो कि बात हुई यहाँ पर विधान परिषद की, तो ऐसे में आपको हमने जानकारी कई बार दिया है कि बिहार विधान परिषद की कितनी सीटें निर्धारित है। आपको हमने बताया कि बिहार विधानसभा की 75 सीटें वर्तमान में निर्धारित है। बात करें वहीं पर विधानसभा की तो 243, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 40 सीटें निर्धारित है। तो ये सारी बातें बिहार से संबंधित है जो कि आपको ध्यान रखना है। विधान परिषद की 75। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा होगा कि वह 2015 के विधानसभा चुनाव में, यानी कि यहां पर बात हो रही है डॉक्टर उषा विद्यार्थी के बारे में, उनसे संबंधित तथ्यों की चर्चा यहां पर हमने किया कि वह 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार के पालीगंज निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई थी। आपको यहां पर यह ध्यान रखना है भाजपा के सदस्य थे उस वक्त 2015 में। यहां पर हम इस ऑप्शन नंबर सी यानी कि जो विकल्प नंबर सी है इसका हम खंडन करेंगे। ये यहां जो लिखा गया उषा विद्यार्थी एक कांग्रेसी नेता, इसको हमने यहां पर गलत करार किया क्योंकि यह गलत था। उसी चीज को यहां पर आप अच्छी तरीके से समझेंगे। तो 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार के पालीगंज निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के लिए चुनी गई थी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि लेकिन वह 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हो गई। तो ये बात यहां से ध्यान रखना है, वे कांग्रेसी नेता नहीं है बल्कि पहले वे भाजपा में थी और 2020 के विधानसभा चुनाव में यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा अर्थात लोक जनशक्ति पार्टी में शामिल हुए थे। तो यहां पर अगला हमारा तीसरा प्रश्न है कि चीन सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राज्य में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में जो भी प्रांत या फिर जो भी क्षेत्र चीन सरकार के कब्जे में है, जिस पर चीन अपना अधिकार समझता है, तो ऐसे क्षेत्र में 11 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा की है। हालांकि एक पॉइंट आप लोग जानते हैं कि चीन की जो सीमा है ये 5 भारतीय राज्यों के साथ साझा होती है। ये 5 भारतीय राज्यों की बात करें तो सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये 5 राज्य है। इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है और भारत इन इलाकों को अपना पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मानता है, जबकि चीन भी इन पर अपना दावा करता है और इसे दक्षिण तिब्बत का हिस्सा मानता है। और इसी क्षेत्र में 11 स्थानों का नाम बदलने की मंजूरी अभी हाल में चीन सरकार द्वारा दिया गया, चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इसको लेकर कुछ पॉइंट और भी है। इन 11 क्षेत्रों की बात करें, इन 11 जगहों की बात करें तो 2 भूमि क्षेत्र है, 2 रिहायशी इलाके शामिल है, 5 पर्वत चोटियां और 2 नदियां शामिल है। ये यहां पर आपको ध्यान रखना, 5 पर्वतीय चोटियां और 2 नदियां, कुल मिलाकर 11 जगह इसमें शामिल है। हालांकि यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इससे पहले भी 2 बार चीन इस तरह के नाम बदलने वाली लिस्ट जारी कर चुका है। पिछली बार जो किया था ये 2021 में और इससे पिछली बार 2017 में। तो दोनों यहां से आपको ध्यान रख लेना है। हालांकि यहां पर आप देख चुके हैं कि चीन ने या फिर चीन से भारत की जो सीमा ये 5 राज्यों से जुड़ती है, यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारी बातें ध्यान रखना आपको। इसी चीज को यहां पर दर्शाया गया है कि 2017 में 6 और 2021 में 15 स्थानों के नाम जारी किए थे, मतलब कि परिवर्तित करने के लिए चीन सरकार के द्वारा। ये यहां से आपको ध्यान रख लेना है। ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा, ये बसोहली पेंटिंग संबंधित है जम्मू कश्मीर से। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहां पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में 33 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसी 33 उत्पादों में से बिहार का मरचा चावल भी शामिल था। तो ध्यान रखेंगे, अभी हाल ही में 33 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें कठुआ जिला जो कि जम्मू कश्मीर का है, यहाँ की बसोहली पेंटिंग को पहला जीआई टैग दिया गया है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है, जीआई पंजीकरण के इतिहास में पहली बार जम्मू क्षेत्र को हस्तशिल्प के लिए जीआई टैग मिला है। तो इस दृष्टिकोण से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर बसोहली पेंटिंग से संबंधित है कि इस पेंटिंग को 16वीं शताब्दी में राजा कृष्णपाल ने शुरू किया था। तो संबंधित तथ्य भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दरअसल यहाँ पर हम बात करें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के बनारसी पान को भी जीआई टैग मिला है। चूंकि बात हुई यहाँ पर पान की, तो ऐसी ही जानकारी हमने कुछ में पहले भी दिया था कि इससे पहले ही उत्तर प्रदेश में ही महोबा पान को जीआई टैग मिला था। कुछ में पहले हमने आपको जानकारी दिया था। अगला पॉइंट है कि जीआई टैग रजिस्ट्री का जो मुख्यालय है ये चेन्नई तमिलनाडु में है। थोड़ी देर पहले जीआई टैग से संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था और इसके तहत हमने आपको जानकारी दिया था किसी भी उत्पाद को जो जीआई टैग मिलता है ये 10 वर्षों की अवधि के लिए दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट
जानकारी यहाँ पर यह है कि पहला उत्पाद जो कि जीआई टैग प्राप्त हुआ उन्हें, आपको ध्यान रखना है, पहला उत्पाद था दार्जिलिंग चाय, जिसे कि जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। तो इतनी सारी जुड़े हुए फैक्ट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है। तो ये जो आकलन हुआ है वर्ल्ड बैंक की तरफ से, इस आकलन के आधार पर वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहेगा 6.3%। पहले जो इसका आकलन था ये था 6.6%, इसे घटा करके 6.3% निर्धारित किया गया है। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को घटाकर 6.3% रहने का आकलन किया है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे। हालांकि पिछली बार दिसंबर 2022 में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.6% रहने का आकलन किया गया था, तो अभी घटाकर 6.3% किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी का जो पूरा नाम होता है ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और इसे हिंदी में कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद। अब जीडीपी का जो मतलब जीडीपी होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए जीडीपी क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, तो आप इसे इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित कुल सामान एवं वस्तुओं के कुल मौद्रिक या फिर बाजार मूल्य को ही जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये यहाँ से ध्यान रखें, किसी देश की सीमा के भीतर एक वर्ष की अवधि के अंतर्गत जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं, सामान है, उसे कुल जो उसका मौद्रिक मूल्य है या फिर बाजार मूल्य है, उसे ही जीडीपी कहा जाता है। और भारत की जीडीपी की बात करें तो वर्तमान समय में पूरी दुनिया में भारत जो है ये जीडीपी अर्थात अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर जीडीपी की बात हुई तो ऐसे में पिछले वीडियो भी हमने एक जानकारी आपको दिया था, भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के आधार पर हमने ये जानकारी आपके साथ साझा किया था। उसका विस्तृत ब्यौरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के तहत हमने आपको जानकारी दिया था, आप यहाँ पर सबसे अंतिम वाले पॉइंट को देख सकेंगे कि आरबीआई ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत का आर्थिक वृद्धि दर यानी कि ग्रोथ रेट 6.4% रहने का अनुमान जताया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया और इसको लेकर ये प्रश्न बना था, इसकी विस्तृत जानकारी हमने आपको दिया था। और आरबीआई के द्वारा अभी एक जो आंकड़ा जारी किया गया, इस आंकड़े के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये 5.98 अरब डॉलर से बढ़कर 578.78 अरब डॉलर हो गया है। इस तरह के प्रश्न जो इंपॉर्टेंट होते हैं इस सीरीज में शामिल होते हैं। आप लोग श्रृंखला के साथ बने रहें, रेगुलर देखेंगे तभी आप एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। और आरबीआई के बारे में एक जानकारी ये भी था कि आरबीआई के लोगों में तार का पेड़ और बाग दर्शाया गया है। यहाँ से आपके एनटीपीसी एग्जाम में इस लोगों से प्रश्न बना था, ये जानकारी हमने आपको दिया था। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आरबीआई के गवर्नर की, तो आरबीआई के वर्तमान व 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और वे उर्जित पटेल की जगह पर है। शक्तिकांत दास की बात हुई तो अभी हाल ही में केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 की घोषणा भी थी और इसके अंतर्गत शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इसे दृष्टिकोण से देखें तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी आरबीआई गवर्नर की दृष्टिकोण से देखें तो वैसे दूसरे गवर्नर है जिन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहली बार 2015 में रघुराम राजन ने यह पुरस्कार जीता था, यानी कि गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार अपने नाम किया था। और केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड यूक्रेन के नेशनल बैंक को दिया गया। ये भी जानकारी आपको यहाँ से ध्यान रख लेना है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी दे दूं कि बीपीएससी मेकर ऐप पर बीपीएससी वाले कोर्स में जितने भी छात्र रजिस्टर हैं, अगर कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी सुझाव हो, कोई समाधान चाहिए, कोई शिकायत है, तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। चूंकि यहाँ पर बात हो रही है बीपीएससी एग्जाम की, तो ऐसे में 69वीं बीपीएससी एग्जाम आपका प्रस्तावित है 30 सितंबर 2023 को। इस एग्जाम को लेकर बीपीएससी मेकर ऐप पर जो कोर्स चल रहा है, आप इसे ज्वाइन करके ये तमाम मटेरियल यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी कोर्स के अंतर्गत आपका टेस्ट सीरीज भी शामिल है जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। इसके माध्यम से आपकी तैयारी का सही तरीके से आकलन होगा, आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी किस आधार पर हुई है, आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। तो 69वीं बीपीएससी एग्जाम को लेकर के आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, घर बैठे आपकी तैयारी बेहतर होगी। इस कोर्स में भी एक ऑफर चल रहा है, आप लोग कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे BM100 तो यहाँ पर आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा। हजारों विद्यार्थी इसमें ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप भी ज्वाइन करके आप यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हैं। साथ साथ इसका PDF फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये तमाम मटेरियल जो आप यहाँ पर देख रहे हैं वो सभी इसमें शामिल है। महज आप 399 में पूरे 1 वर्ष की अवधि के लिए तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो तीसरा पेपर है, अब तक 2 पेपर आपको दिया जा चुका है, प्रत्येक संडे को आता है। इसका तीसरा पेपर आपको मिलेगा 9 अप्रैल को। साथ ही आपको यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस कोर्स के अंतर्गत जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, इसकी एक विशेषता यह भी है कि अगर आपका कोई टेस्ट छूट जाता है तो उसे बाद में भी आप देख पाएंगे, उसका PDF फाइल आप बाद में भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपको ध्यान रखना है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी।
अगला छठा प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से कौन हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। आप यहां पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, इनका नाम है संजय जसजीत सिंह, जो कि अभी हाल ही में नौसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त हुए हैं। इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में संजय जसजीत सिंह ने नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है और उन्होंने वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े का स्थान लिया। इस तरह के भी प्रश्न बनते हैं, उन्होंने किनका स्थान लिया। आप ध्यान रखेंगे, वाइस एडमिरल एस.एन. घोरमड़े का स्थान लिया, जो कि हाल ही में 39 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि संजय जसजीत सिंह पुणे की राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से भारतीय नौसेना की कार्यकारी शाखा में 1986 यानी कि 1986 में शामिल हुए थे और उनकी उल्लेखनीय सेवा के लिए वर्ष 2009 में नौसेना पदक और 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से उन्हें सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ उपलब्धियां हैं यहाँ पर दर्शाई गई है, आप लोग जरूर से नोट कीजिएगा। अगला पॉइंट यहाँ की भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भी थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में हुआ था। साथ साथ आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में नौसेना प्रमुख अर्थात एडमिरल हैं आर हरि कुमार। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट में या फिर अगले स्लाइड में वर्तमान में भारतीय प्रमुखों की सूची के बारे में। जैसे कि थल सेना प्रमुख है जनरल मनोज पांडे। बात करें वहां पर अगले पॉइंट में वायु सेना प्रमुख की, एक जानकारी यहाँ पर यह भी आप लोग ध्यान रखेगा, थल सेना प्रमुख को जनरल कहा जाता है, तो थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे। वायु सेना प्रमुख को एयर मार्शल जो कि वी आर चौधरी है। वहीं पर हम बात करें यहाँ पर नौसेना प्रमुख की तो एडमिरल आर हरि कुमार। अगला होगा यहाँ पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, ये दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, आपको याद होगा, हमने कई बार जानकारी दिया है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत और जनरल बिपिन रावत से संबंधित जानकारी हमने दिया था कि 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर के पास उनका चॉपर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। अपनी पत्नी समेत कुल मिलाकर उसमें 14 लोग सवार थे। दुर्घटना स्थल पर ही सभी लोगों की मौत हो गई थी। साथ ही हमने ये भी जानकारी दिया था कि इस विमान का नाम क्या था जिससे यह हादसा हुआ था, MI-V517 ये विमान का नाम था। आप लोग ध्यान रखेंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो 2023 में सिलिनेक्स का भी हाल ही में 10वां संस्करण आयोजित हुआ। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जानकारी दे दूं कि भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलिनेक्स 2023 या फिर 23 का 10वां संस्करण 3 से 8 अप्रैल 2023 तक आयोजित हुआ है। ये यहाँ से ध्यान रखेंगे और इस वर्ष कोलंबो में ये आयोजित हुआ है। दरअसल ये अभ्यास 2 चरण जो कि आपको ध्यान रखना, 3 से 5 अप्रैल 2023 तक बंदरगाह चरण और इसके बाद 6 से 8 अप्रैल 2023 तक समुद्री चरण आयोजित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रख लेना, 2 चरणों में ये आयोजित हुआ है। और भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स का जो पिछला संस्करण था ये मार्च 2022 में भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ था। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। ये इसका 9वां संस्करण था जो कि विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। अभी हाल ही में कोलंबो में इसका 10वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगला पॉइंट है कि भारतीय नौसेना और श्रीलंका नौसेना द्वारा 2005 से इस युद्धाभ्यास को संचालित किया जा रहा है। चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं युद्धाभ्यास की, तो ऐसे में यहाँ पर कुछ अहम जानकारी हमने आपके लिए शामिल किया है। द्विपक्षीय अभ्यास की बात करें जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो ऐसे में संप्रीति जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होता है, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड के बीच, वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, युद्धाभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। इस युद्धाभ्यास का ही नाम दिया गया है युद्धाभ्यास। अगला होगा नोमैडिक एलिफेंट जो कि भारत और मंगोलिया के बीच, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगला हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के बीच और एक और है सिम्बैक्स जो कि भारत और सिंगापुर के बीच। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखेंगे, कोई भी तथ्य यहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि फ्रांस ने हाल ही में राष्ट्रीय दिवस बेस्टिल डे परेड में भारत से किसे आमंत्रित किया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है फ्रांस के द्वारा। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यानी कि नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दूं कि फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 14 जुलाई 2023 को वार्षिक बेस्टिल डे परेड में एक अतिथि के रूप में पेरिस आने के लिए आमंत्रित किया है। ये ध्यान रखेंगे, आमंत्रण मिला है किन्हें, तो नरेंद्र मोदी को। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि यह 1 दशक से अधिक समय में पहली बार होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री वार्षिक सैन्य परेड में भाग लेंगे यहाँ पर पेरिस में। और पिछली बार की बात करें यहाँ पर हमने ये दर्शाया है कि यह 1 दशक से अधिक के समय में, पिछला 1 दशक से अधिक समय की बात कर रहे हैं, पहली बार की बात हम नहीं कर रहे हैं। पहली बार की बात जब भी होगी तो आपको ध्यान रखना, पिछली बार या फिर पहली बार 2009 में मनमोहन सिंह को बेस्टिल डे परेड अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, वर्ष 2009
में। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर यह है कि प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस बैस्टिल डे मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है, क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को? दरअसल इसके पीछे एक रीजन है। इस रीजन की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना कि बैस्टिल पेरिस में मध्य युग का एक किला और जेल का नाम था। तो इस जेल में बहुत सारे लोगों को कैद करके रखा जाता था और उस समय इस जेल की जो बैस्टिल जो जेल था या फिर किला था, इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा अधिक थी और क्रांतिकारियों ने 14 जुलाई 1789 को इस पर धावा बोल दिया और उसके बाद इसको पूरा का पूरा विध्वंस कर दिया और यहाँ से बहुत सारे कैदियों को भगा ले जाने में वे सक्षम रह गए। और इसके पतन के परिणाम स्वरूप ही इस दिन को चिन्हित करने के लिए, यानी कि जो बैस्टिल जो मतलब किला या फिर जेल था, इसका जो पतन हुआ, इसी को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय दिवस के रूप में बैस्टिल डे मनाया जाता है यहाँ पर। तो आई होप कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अगला यहाँ पर हमारा होगा नवा प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में जीता है किसने? तो मैक्स वर्स्टेपन ने, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये रेड बुल के फॉर्मूला 1 ड्राइवर हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में रेड बुल के फॉर्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वर्स्टेपन ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। अगर हम बात करें पिछली बार की, तो सेबेस्टियन वेट्टेल ने 2011 की जीत के बाद से रेड बुल की ऑस्ट्रेलिया में पहली जीत है। यानी कि पिछली बार रेड बुल की तरफ से देखें तो सेबेस्टियन वेट्टेल ने 2011 में ये ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया था। तो अभी हाल ही में 2023 में मैक्स वर्स्टेपन ने। अगला पॉइंट यहां पर है कि 7 बार के विश्व चैंपियन मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तीसरे स्थान की बात करें तो तीसरे स्थान पर एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो ने तीसरा स्थान हासिल किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। फार्मूला 1 की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना रेसिंग से संबंधित है। यहाँ से कई बार हमने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है और हमने विस्तार पूर्वक चीजें आपके समक्ष रखा भी था। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी मालूम होगा। चलते यहाँ पर हम अगले 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न है कि किस राज्य ने हाल ही में गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी लॉन्च की है या फिर शुरू की है? तो ये संबंधित है तेलंगाना से। तेलंगाना सरकार ने ही इसकी शुरुआत की है। दरअसल इसके तहत आपको ध्यान रखना है, हाल ही में 1 अप्रैल 2023 को तेलंगाना सरकार ने कूल रूफ पॉलिसी 2023-28 लॉन्च की है। यानी कि इस पॉलिसी की जो अवधि होगी ये 2023 से 28 तक, अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से देखें, तेलंगाना इसका पहल करने वाला, इस तरह का पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और इसे पहल के उद्देश्य की बात करें तो राज्य को थर्मल रूप से आरामदायक और गर्मी के अनुकूल बनाना और राज्य की खपत में, यानी कि जो ऊर्जा की खपत है राज्य में, इसकी ऊर्जा की खपत को कम करना ही इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। हालांकि आपको ध्यान रखना, इस तरह का एक पहल वर्ष 2009 में न्यूयॉर्क शहर में भी किया गया था। दरअसल इसके तहत आपको ध्यान रखना, तेलंगाना की चर्चा हो रही है। तो तेलंगाना के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था कि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और के चंद्रशेखर राव के रूप में तेलंगाना को पहला मुख्यमंत्री मिला था। दरअसल अभी आप जानते हैं कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28, लेकिन यहां पर दर्शाया गया कि भारत के 29वें राज्य बने थे तेलंगाना। एक जानकारी हमने आपको कुछ समय पहले दिया था कि जम्मू कश्मीर को राज्यों की श्रेणी से हटाकर लद्दाख और दो केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके बाद से एक राज्य कम हो गया, पुनः से राज्यों की संख्या हो गई 28। ये यहां से ध्यान रखेगा। क्योंकि बात हो रही तेलंगाना की, तो तेलंगाना के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जानकारी दिया था कल वाले वीडियो में कि तेलंगाना सरकार ने हाल ही में झीलों के जीर्णोद्धार के लिए लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। क्या है ये जानकारी हमने विस्तार पूर्वक आपको दिया है। अगला 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? तो कराईकल पोर्ट का जो अधिग्रहण किया गया ये अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इसका राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना, अडानी ग्रुप ने हाल ही में चेन्नई से करीब 300 किलोमीटर दूर स्थित कराईकल पोर्ट का 1485 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किया है। ये आप यहां पर ध्यान रखेंगे, जो अधिग्रहण किया गया ये 1485 करोड़ रुपए में किया गया। इस पोर्ट का नाम है कराईकल पोर्ट और अधिग्रहण जो किया गया ये अडानी ग्रुप द्वारा किया गया। अगला पॉइंट यहां पर है, कराईकल पोर्ट की जो शुरुआत हुई थी ये वर्ष 2009 में हुई थी। इस पोर्ट से संबंधित एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर यह है कि इस पोर्ट को या फिर इस बंदरगाह को वर्ष 2010 में रेल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेगा। अगला पॉइंट है कि बंबई बंदरगाह जो कि आकार और शिपिंग ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह या फिर सबसे बड़ा पोर्ट है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा पोर्ट कौन सा है, तो मुंबई बंदरगाह आकार और शिपिंग की ट्रैफिक के दृष्टिकोण से। अगला 12वां प्रश्न है कि सलीम दुरानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है वे कौन थे? सलीम दुरानी को आप यहां पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। वे एक क्रिकेटर थे, महान क्रिकेटर थे, क्रिकेट ऑलराउंडर थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन हो गया है। हालांकि इनसे संबंधित आपको ध्यान रखना, वे मूल रूप से काबुल अफगानिस्तान के निवासी थे। दरअसल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का
का बंटवारा हुआ था, तो बंटवारे के परिणाम स्वरूप सलीम दुर्रानी का परिवार भारत आ गया था। ऐसे में ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। चूंकि भारत और पाकिस्तान की बात हो रही है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, जो कि 1947 से प्रभावी है, इस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले चूंकि बात हो रही है यहाँ पर क्रिकेट से संबंधित तथ्यों की, तो ऐसे में क्रिकेट से संबंधित तथ्यों की बात करें तो बीसीसीआई ने अभी हाल ही में क्रिकेटरों का सालाना अनुबंध है, जो कि राशि जो है, मतलब किस कैटेगरी में किस खिलाड़ी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी, वो जारी किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेड ए प्लस में 7 करोड़ की राशि प्रदान की जानी है, जिसमें 4 खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। इसी प्रकार से पूरी की पूरी कैटेगरी है ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ये तमाम चीजें यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं। बिहार के ईशान किशन की बात करें तो ईशान किशन को ग्रेड सी में रखा गया, जिसे सालाना तौर पर 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अब एक और है यहाँ पर क्रिकेटरों द्वारा लिखित पुस्तकों के बारे में हमने जानकारी दिया था। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसे एक बार से पुनः रिवाइज कर लीजिए। हमने इसकी जानकारी कई बार आपको दिया है, हम इसे स्किप करते हुए चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस मनाया है? किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस सेलिब्रेट किया गया? और ये कमेंट कीजिएगा, साथ साथ ये बताइएगा कि 2023 में जो बिहार दिवस मनाया गया, ये कौन सा इसका संस्करण था, इसका थीम क्या था? इतनी सारी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। देखते हैं कितने छात्र से विस्तार पूर्वक लिखते हैं। तो दोस्तों, इतनी जानकारी यहाँ पर आज के इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।